हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की इस वीडियो में लेकर आई हूँ 2022 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें मैं आपको सारे प्रीवियस ईयर जो भी इसमें पूछे गए थे क्वेश्चन उसको मैं एक्सप्लेन करूँगी विद देयर आंसर्स। ऑलरेडी मैं एक क्वेश्चन की वीडियो बना चुकी हूँ इसके 2022 के, जो आपको प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगा। आप इसकी प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें एक बार, जो मैंने ऑडिटिंग की वीडियो बना रखी है वो ज़रूर देखें। और आज मैं आगे के क्वेश्चंस को कवर करूंगी। वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड हेल्पफुल होगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपका चैनल है, आप भी सब्सक्राइब नहीं करते, कैसी बात कर रहे हो, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 2022 का हमें क्वेश्चन पेपर गिवन है। तो ये जो आप क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हो ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब हम आगे बढ़ेंगे और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आप प्लेलिस्ट वाली वीडियोस एक बार ज़रूर देख लेना, पता चल जाएगा आपको कि कहाँ मैंने एक्सप्लेन किया ये। तो अब हमें जो बात करनी है वो बात करनी है सेकेंड क्वेश्चन की, जो हमें अथवा में पूछा गया है, यानी कि और में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 इसकी हम बात करेंगे। तो अब देखो क्या पूछा आपसे इन लोगों ने। इन्होंने आपसे पूछा पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड के बारे में और साथ में नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के बारे में। इनकी आपको इम्पोर्टेंस हाईलाइट करनी है कि ये बेसिकली है क्या, इनकी क्या महत्वता है, ये आपको बताना है। और इंटरनल चेक और इंटरनल कंट्रोल के बीच का फ़र्क आपको डिस्क्राइब एक्सप्लेन करना है। तो ये दोनों हम क्वेश्चन जल्दी जल्दी से कवर करेंगे। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड, पीसीएओबी। पीसीएओबी को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ये एक ना ऑडिटिंग बोर्ड है, बोर्ड होता है ना, जो कि पब्लिक कंपनी के जितने भी पब्लिक कंपनीज़ हैं इनकी जो ऑडिट होती है इसको देखता है, इनकी भाई सही से ऑडिटिंग हो भी रही है या नहीं हो रही। बोर्ड का काम यही होता है ना, जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं सीबीएसई बोर्ड है, एचबीएसई बोर्ड, ये क्या है, ये एक तरीके से सारी रेगुलेशंस देखते हैं ना। ऐसे बोर्ड एक कमेटी मान लो कि ये सारे इन चीज़ों को के हेड होते हैं। तो बोर्ड पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड, नाम से ही पता चल रहा है कि पब्लिक कंपनी की जो अकाउंटिंग को ओवरसाइट करता है, यानी कि देखता है, उस चीज़ का ये बोर्ड है। तो ब्रोक डीलर्स और अदर जो भी कंपनीज़ हैं उनकी ऑडिटिंग, उनकी अकाउंटिंग्स को ये चेक करता है एक तरीके से। तो ये एक प्राइवेट है बट नॉन प्रॉफिट इस्टेब्लिशमेंट है। मतलब है तो प्राइवेट, लेकिन इसका कोई वो नहीं है कि प्रॉफिट ही कमाना है, इसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है। तो नॉन प्रॉफिट कंपनी बोर्ड बोल सकते हो आप इसको, नॉन प्रॉफिट इस्टेब्लिशमेंट है, जो पीरियोडिकली ना रेगुलेट करता है ऑडिट एक्सपर्ट्स को। मतलब जो पब्लिक ट्रेडेड कंपनीज़ को ऑडिट कर रहे हैं उनको रेगुलेट करता है, उनसे ये डील करता है। तो पीसीएओबी जो है वो इन्वेस्टर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। कैसे करता है? ऑडिट रिस्क को मिनिमाइज़ करके। मतलब भाई कि ऑडिटिंग जो है वो सही ढंग से होनी चाहिए, उसमें किसी भी तरीके की नेग्लिजेंस नहीं होनी चाहिए। तो उस रिस्क को मिनिमाइज़ करता है जब भी कंपनीज़ की ऑडिटिंग होती है उस दौरान, और अदर कॉर्पोरेट एंटिटीज़ की भी। तो पीसीएओबी एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट नहीं चलाती, पर ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, एक तरीके का बोर्ड है। दिस बोर्ड कंट्रोल एंड मॉनिटर ऑडिटर्स। मतलब ये इस बोर्ड का क्या काम है? ऑडिटर्स, ऐसे ऑडिटर्स जो कंपनी पब्लिकली ट्रेड कंपनीज़ की ऑडिटिंग कर रहे हैं, उन ऑडिटर को कंट्रोल करते हैं, उन ऑडिटर को मॉनिटर करते हैं। तो इससे क्या होता है, ये बोर्ड जो है उन ऑडिटर्स को कंट्रोल, उन ऑडिटर्स को मॉनिटर करता है। और किस लिए कर रहा है? क्योंकि हमें ऑडिट रिस्क को, इन लोगों को ऑडिट रिस्क को रिड्यूस करना होता है, ताकि जो है विल इन टर्न ऑफर इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी टू द इन्वेस्टर। बेसिकली इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन के लिए होता है कि उनका नुकसान नहीं होना चाहिए, उनके साथ कोई धोखेबाजी नहीं होनी चाहिए। तो पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड जो है वो किसने क्रिएट किया था? वो सार्बेन्स ऑक्सली एक्ट जो है हमारा 2002, इसके द्वारा ये क्रिएट किया गया था। और इसका एम वही है, हमें कि इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना है, ऑडिटर्स को रेगुलेट करना है। जो ऑडिटर्स पब्लिक ट्रेडेड कंपनी की ऑडिटिंग करते हैं उन ऑडिटर्स की बात हो रही है यहाँ पे। पीसीओबी जो है वो देखता है कि ऑडिटर जो है वो गाइडलाइंस के तहत जो है अपना टास्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं।
तो ओनली ब्रोकर्स, डीलर्स और पब्लिक कंपनी ऑडिटर्स जो PCAOB में रजिस्टर्ड होते हैं, सिर्फ उन्हीं का ही रेगुलेशन, उन्हीं का ही इंस्पेक्शन ये बोर्ड करता है। उसके बाद बात करें कि जो PCAOB के बोर्ड मेंबर्स होते हैं वो US सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के द्वारा अपॉइंटेड किए जाते हैं इस बोर्ड के मेंबर्स। तो मेंबर्स आर एंटाइटल्ड टू हैव अ 5-year टेन्योर, तो 5 सालों के लिए उनको हम मतलब ये लोग US सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन जो है इलेक्ट करता है, इनका टेन्योर 5 सालों तक का होता है। तो US सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन एक एजेंसी है जो यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा चलाई जा रही है, जिसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन चीज़ों को ऑडिट फर्म्स को सुपरवाइज़ करे। तो जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं PCAOB के, ये टोटल 5 होते हैं, जिसमें से 2 जो होते हैं वो CPA होते हैं। CPA का मतलब सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स होते हैं। सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ये भी US से में ही बनते हैं, उन्हीं के थ्रू ये पोजीशन मिलती है आपको। तो द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है PCAOB की, उसमें पब्लिक अकाउंटिंग फर्म्स का रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि उन्हीं फर्म्स का इंस्पेक्शन और इन्वेस्टिगेशन किया जाता है जो रजिस्टर्ड होते हैं। ठीक है। उसके बाद मेटिंग आउट डिसिप्लिन ऑन एरिंग फर्म्स एंड इस्टेब्लिशिंग क्वालिटी कंट्रोल ऑडिटिंग। तो इस PCAOB का क्या काम है कि डिसिप्लिन बनाए रखना है, ऑडिटिंग अच्छे से होनी चाहिए और एक क्वालिटी में होनी चाहिए। तो उस चीज़ को भी ध्यान में रख के ऑडिटिंग की जाती है। तो मेन फंक्शन PCAOB का क्या है? पब्लिक अकाउंटिंग फर्म्स को ओवरसी करना है, ताकि इन्वेस्टर्स का प्रोटेक्शन के लिए। और पब्लिक कंपनीज एंड SEC रजिस्टर्ड डीलर्स जो होते हैं और ब्रोकर्स जो होते हैं, वो कांस्टेंट मॉनिटरिंग उन पे की जाती है PCAOB के द्वारा, और ये भी देखा जाता है कि वो ऑडिटिंग की क्वालिटी वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे, उसको भी कंट्रोल करते हैं ये लोग। तो विज़न अगर हम बताएं PCAOB का, तो विज़न यही है कि टू बी अ मदर टू पब्लिक अकाउंटिंग फर्म्स, एक तरीके से पब्लिक अकाउंटिंग फर्म्स की मदर जैसा रोल ये प्ले करते हैं। और दिस विल प्रेजेंट PCAOB एज अ रिलायबल ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरीके से PCAOB जो है एक विश्वसनीय ऑर्गेनाइजेशन जाना जाता है, जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को सेट करता है ऑडिटर्स के लिए। ऐसे ऑडिटर्स जो पब्लिकली ट्रेडिंग कंपनीज की अकाउंटिंग की ऑडिटिंग कर रहे हैं, उन ऑडिटर्स की बात हो रही है। साथ में इसका ये विज़न है कि इसको ऑडिटिंग की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, इसको प्रोफेशनलिज्म, इंटीग्रिटी को बढ़ाना है ऑडिटर्स के और सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड करनी है इन्वेस्टर्स को। और कैसे करनी है? ऑडिटर्स की इफ़ेक्टिवनेस और अकाउंटेबिलिटी के थ्रू करनी है। कोर वैल्यूज़ अगर मैं बताऊं PCAOB की, तो इसके 5 कोर वैल्यू हैं। पहला इंटीग्रिटी, दूसरा एक्सीलेंस, तीसरा अकाउंटेबिलिटी, फोर्थ कोलैबोरेशन और फिफ्थ इफ़ेक्टिवनेस। तो ये सारा PCAOB के बारे में लिखा हुआ है। तो उसके बाद अच्छा, यहाँ पे NFRA के बारे में नहीं गिवन है, तो ये हम करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक्सप्लेन द डिफ्रेंशिएटिंग फीचर्स ऑफ वेरियस कॉर्पोरेट गवर्नेंस मॉडल। तो अब हमें फीचर्स बताने हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस मॉडल के, और साथ में व्हाट इज़ द रोल ऑफ नॉमिनेशन कमेटी का रोल हमें एक्सप्लेन करना है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या बोला गया है हमसे। तो यहाँ पे बोला गया कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है? एक ऐसा सिस्टम है कस्टम्स का, प्रोसेसेस का, प्रैक्टिसेस का, पॉलिसी का, रूल्स का, जो लोगों को अफेक्ट करती है डायरेक्टली। ठीक है, जो उन लोगों को इफ़ेक्ट करती है जो कंपनीज़ को, कॉरपोरेशन को मैनेज कर रहे हैं, एडमिनिस्टर कर रहे हैं, उन लोगों को ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं। तो एक ऐसा सिस्टम है ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। ये एक तरीके की कमिटमेंट है जिसमें अकाउंटेबिलिटी इंश्योर की जाती है, डाइवर्सिटी, ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस, इन चीज़ों की कमिटमेंट की जाती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के द्वारा। ये एक ऐसा रिलेशनशिप है स्टेक होल्डर्स और कॉर्पोरेट गोल्स के बीच का। ये सिस्टम क्या करता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या करता है, ये
चेक करता है और ये बैलेंस बनाता है एक तरीके से। इसका एम होता है कि हमें कन्फ्लिक्ट्स को मिनिमाइज़ करना है, कोई वाद विवाद ना हो, इंश्योर करना होता है इसका काम कि शेयर होल्डर्स को जो है इक्वली ट्रीट किया जाए, और अगर कोई कन्फ्लिक्ट अराइज हो भी जाता है तो उसको ये मिनिमाइज़ करने की कोशिश करता है। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया कि शेयर होल्डर अगर फोकस करना चाहते हैं प्रॉफिट पे, लेकिन जो सीईओ है कंपनी का, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, वो चाहता है कि वो इन्वेस्ट करे एम्प्लॉय एंगेजमेंट के बेटरमेंट में, तो कॉरपोरेट गवर्नेंस जो है इस चीज़ में गाइड करता है कि कैसे इस मैटर को सेटल किया जाएगा। मतलब जब कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाए, क्योंकि शेयर होल्डर चाहते हैं कि प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, लेकिन कंपनी का सीईओ बोल रहा है कि हमें अपने एम्प्लॉयज़ की बेटरमेंट पे भी ध्यान देना है, तो ये एक तरीके का कन्फ्लिक्ट हो जाता है जिसको कॉरपोरेट गवर्नेंस गाइड करके रिजॉल्व करता है, सेटल करता है इन सारी चीज़ों को। तो यहाँ पे हमें 3 फॉर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स बताए गए। पहला, शेयर होल्डर्स और मैनेजमेंट के बीच का रिलेशनशिप। दूसरा, मैनेजमेंट एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच का रिलेशनशिप। तीसरा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और शेयर होल्डर्स के बीच का रिलेशनशिप। तो जो अदर स्टेक होल्डर्स होते हैं जैसे कि एम्प्लॉयज़, सप्लायर्स, कस्टमर्स और क्रेडिटर्स, रेगुलेटर्स, ये सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, तो ये इनके बीच के रिलेशनशिप को भी बताता है। अब हम अगर बात करें कॉरपोरेट गवर्नेंस के मॉडल्स की, तो सबसे पहला जो मॉडल है वो है एंग्लो अमेरिकन मॉडल। ये हमसे क्या बोलता है कि ये मॉडल जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप और प्राइवेट प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, और इसको हम बोलते हैं एंग्लो अमेरिकन मॉडल ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस। इसको हम यूनिटरी सिस्टम भी बोलते हैं और एंग्लो सैक्सोन अप्रोच भी बोलते हैं, जो शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज करता है, उनको प्रायोरिटी देता है, शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देता है। तो शेयर होल्डर जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं उनको इलेक्ट करता है। कौन? शेयर होल्डर, क्योंकि शेयर होल्डर्स ही ओनर हैं, वही वोट करेंगे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उन्हीं के द्वारा चुना जाता है, शेयर होल्डर्स के द्वारा, जिससे कंपनी का मैनेजमेंट बनता है। तो दिस इज़ द बेसिस, ये एक तरीके का आधार है कॉरपोरेट गवर्नेंस का मल्टीपल कंट्रीज़ में, कि भाई शेयर होल्डर के द्वारा ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर्स चुने जाएंगे। और ये हमारे ब्रिटेन, कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ जो भी हैं, इन सब में यही मॉडल फॉलो किया जाता है। और फीचर्स अगर हम बात करें कॉरपोरेट गवर्नेंस मॉडल की, तो इसमें पहला फीचर है कि डायरेक्टर्स आर रेयरली इंडिपेंडेंट ऑफ मैनेजमेंट, कि डायरेक्टर्स जो है वो रेयरली ही इंडिपेंडेंट ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि कहने का मतलब है कि डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट जो है वो एक तरीके से एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, इसमें दोनों का एक साथ काम करना होता है। तो नॉन एग्जीक्यूटिव जो डायरेक्टर होते हैं आर एक्सपेक्टेड टू आउट नंबर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड होल्ड की रोल्स सच एज ऑडिट कमेटी। जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो ऑडिट कमेटीज़ में होते हैं, बेसिकली बोल सकते हैं कि ऑडिट कमेटीज़ में वो अपना रोल प्ले करते हैं। और नंबर 3, कंपनीज जो है वो प्रोफेशनल मैनेजर्स के द्वारा चलाई जाती है, हु हैव नेग्लिजिबल ओनरशिप स्टेक, मतलब जिसका ओनरशिप में कुछ भी हिस्सा नहीं हो, ऐसे मैनेजर ही कंपनीज को मैनेज करेंगे, कि वो उनमें ओनरशिप स्टेक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए या फिर नेग्लिजिबल, नाम मात्र का ही होना चाहिए। दिस देयर इज़ क्लियर सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। तो यहाँ पे बेसिकली एंग्लो अमेरिकन मॉडल में ओनरशिप अलग होती है, मैनेजमेंट का अलग होता है, तो ये सेपरेट होते हैं। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर लाइक हो गए हमारे बैंक, म्यूचुअल फंड्स, ये सारे पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो होते हैं, इफ़ दे आर अनसेटिस्फाइड, अगर ये कंपनी की परफॉर्मेंस से अनसेटिस्फाई हो जाए तो उनमें एबिलिटी होती है कि वो अपने शेयर्स को बेच भी सकते हैं, क्योंकि वो कंपनी की परफॉर्मेंस से खुश नहीं है। तो अगर वो अनसेटिस्फाई हुए तो वो अपने शेयर्स बेच सकते हैं दूसरों को भी। तो डिस्क्लोजर नॉर्म्स भी हैं यहाँ पे, कॉम्प्रिहेंसिव रूल्स बनाए गए हैं कि इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि कंपनी के अंदर के लोगों को जब कंपनी के एक्चुअल हालत के बारे में पता चले और
वो किसी को आगे इन्फॉर्मेशन ना पास कर दें। तो इनसाइडर ट्रेडिंग के अगेंस्ट भी इन्होंने रूल बना रखे हैं कि ऐसा किसी को नहीं करना। स्मॉल इन्वेस्टर्स आर प्रोटेक्टेड, तो जो छोटे छोटे इन्वेस्टर हैं बेचारे, उन्हें जिन्होंने छोटी छोटी अमाउंट लगा रखी है कंपनी में, तो उनको भी प्रोटेक्ट करता है ये। जर्मन मॉडल की अगर मैं बात करूं तो ये भी शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को ही ध्यान में रख के बनाया हुआ है मॉडल है, और इसमें हाई कंसंट्रेशन जो किया जाता है वो कैपिटल पे किया जाता है, पूंजी पे किया जाता है। तो शेयर होल्डर हैव कॉमन इंटरेस्ट विद द ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट होगा ऑर्गेनाइजेशन में, और वो कंपनी के मैनेजमेंट और कंट्रोल में भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो मैनेजर्स इसमें रिस्पॉन्सिबल होंगे टू अ वाइडर ग्रुप ऑफ स्टेक होल्डर, मतलब यहाँ पे जो स्टेक होल्डर है उनका ग्रुप बड़ा होगा। शेयर होल्डर के अलावा यूनियंस भी होंगी, बिजनेस पार्टनर्स भी होंगे। तो जर्मन मॉडल जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, उसमें ओनरशिप और जो कंट्रोल होता है वो सिग्निफिकेंटली उस चीज़ पे कंसंट्रेट किया जाता है, और जो शेयर होल्डर्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो मैनेजमेंट प्रोसेस में दखल अंदाजी कर सकते हैं, इंटरवेंशन कर सकते हैं। तो इंटरप्राइज इज़ सीन एज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप। तो यहाँ पे जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी जो है, वो एक तरीके का उसमें बहुत सारे इंटरेस्ट ग्रुप का कॉम्बिनेशन बना होता है, जिसका एम होता है नेशनल इंटरेस्ट ऑब्जेक्टिव्स को कोऑर्डिनेट करना। तो जो जर्मनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम है वो डुअल है एक तरीके का, जिसका एम है कि सेम टाइम पे उसको एम्प्लॉइज़ को की नेशनल पॉलिसी जो बनी हुई है कंट्री की, वो भी प्रोवाइड करनी है, उनको इन्फॉर्मेशन भी देनी है, और पार्टिसिपेशन भी करना है वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ एंटरप्राइज में, और साथ में इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी पे भी फोकस किया जाता है। तो वी कैन फाइंड, हम ये हमें पता लगता है कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड और जो सुपरवाइजरी काउंसिल होती हैं वो कंपनी के विद इन ही होती हैं, अंदर ही होती हैं, और ये जो सिस्टम है वो इफ़ेक्टिवली कंपनी को मैनेज करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, और जो ज़्यादातर डिसीजंस होते हैं वो इसी के द्वारा लिए जाते हैं। तो ऐसा जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर होता है वो एक तरीके का मैनेजमेंट को की मॉनिटरिंग और उनके कंट्रोल के लिए क्रिएट किया जाता है। तो ये था जर्मन मॉडल। अगर हम बात करें जापानीज़ मॉडल की, तो जापानीज़ मॉडल एक नया कंसेप्ट आया है जिसमें इंडस्ट्रियल ग्रुप्स में, जो भी हमारे इंडस्ट्रियल ग्रुप्स हैं जो कंपनी के हैं, उसका कॉमन इंटरेस्ट और सिमिलर स्ट्रैटेजी, इन चीज़ों पे फोकस किया गया है। जैसे मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनिफेस्ट करना इटसेल्फ इन रिलेशन विद शेयर होल्डर्स, एक ऐसा नेटवर्क जिसमें सप्लायर्स और कस्टमर्स जो है वो लॉयल हों। यहाँ पे एक वर्ड का यूज़ किया गया KEIRETSU, किरेत्सु एक वर्ड, जापानीज़ वर्ड है किरेत्सु, जिसका मतलब है एक कॉम्प्लेक्स पैटर्न क्रिएट किया जाता है कोऑपरेशन कंपटीशन का, जिसमें हम डिफेंसिव टैक्टिक्स अडॉप्ट करते हैं, जिसमें कि भाई हमारा जो टेक ओवर ना कर ले कोई कंपनी, रिड्यूसिंग द डिग्री ऑफ अपॉर्चुनिज्म ऑफ पार्टीज़, हम यहाँ पे पार्टीज़ को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं देते इस मॉडल के अंदर, और कीपिंग लॉन्ग टर्म बिजनेस रिलेशनशिप, लेकिन हम बिज़नेस रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म में रखते हैं, और ज़्यादातर जो जापानीज़ कंपनी है वो इसी ग्रुप से एफिलिएटेड होती है अपने जो भी उनके ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनके साथ। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो 2 टाइप ऑफ लीगल रिलेशनशिप्स होते हैं यहाँ पे। पहला, को डेटर्मिनेशन बिटवीन शेयर होल्डर एंड यूनियन, कि यहाँ पे हम शेयर होल्डर और यूनियंस के बीच में एक तरीके से को डेटर्मिनेशन करते हैं, कस्टमर और सप्लायर के बीच में, क्रेडिटर, गवर्नमेंट, ये सब। तो रेशो बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटिव और ट्रस्ट और स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग मैनेजर, इसमें भी होता है। अब इनके कुछ फीचर्स हमें बताए गए हैं। तो अगर हम बात करें तीनों ही मॉडल की, तो सबसे पहले ओरिएंटेड टूवर्ड्स, मतलब कि ये तीनों मॉडल किस चीज़ की और ज़्यादातर फोकस करते हैं। तो एंग्लो अमेरिकन, एंग्लो सैक्सोन मॉडल
जो हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मॉडल है ये स्टॉक मार्केट के लिए ज़्यादा ओरिएंटेड है। मतलब ये चाहता है कि हमारी कंपनी की स्टॉक मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी होनी चाहिए अगर कोई कंपनी इस मॉडल को फॉलो कर रही है। तो जर्मन मॉडल की बात करें तो ये बैंकिंग मार्केट के अकॉर्डिंग सूटेबल है मॉडल, कि अगर किसी को बैंकिंग कंपनीज हैं वो ये मॉडल यूज़ कर सकती हैं। जापानीज़ मॉडल की बात करें तो ये बैंकिंग मार्केट के तरफ ओरिएंटेड है ज़्यादातर। कंसीडर्स की बात करें तो एंग्लो सैक्सन जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस मॉडल है वो शेयर होल्डर के प्रॉपर्टी राइट को कंसीडर करता है। जर्मन मॉडल की बात करूं तो ये शेयर होल्डर के प्रॉपर्टी राइट और स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट को कंसीडर करता है, मतलब ये दो चीज़ों को कंसीडर करता है। जापानीज़ मॉडल की अगर मैं बात करूं तो ये कंपनी के रिलेशनशिप उसके एम्प्लॉयज़ के साथ कैसे हैं इस चीज़ को कंसीडर करता है, मतलब ये रिलेशनशिप पे ज़्यादा फोकस करता है। और शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर की बात करूं तो एंग्लो सैक्सन मॉडल में डिस्पर्स्ड होती हैं शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर एक तरीके से। जर्मन मॉडल में कॉन्सेंट्रेटेड होती हैं और जापानीज़ मॉडल में भी कॉन्सेंट्रेटेड होती हैं। मैनेजमेंट की बात करूं तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स यहाँ पे होते हैं। मतलब अगर कोई कंपनी एंग्लो सैक्सन मॉडल कॉर्पोरेट गवर्नेंस का फॉलो कर रही है तो उसमें जो मैनेजमेंट होगा वो उसमें कौन कौन इंक्लूड होंगे, उसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी होंगे, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, दोनों टाइप के डायरेक्टर होंगे। जर्मन मॉडल की बात करूँ तो उसमें सुपरवाइजरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। जापानीज़ मॉडल की बात करूँ तो यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी होंगे, रिवीजन कमीशन भी होगा। कंट्रोल सिस्टम की बात करूँ तो एंग्लो सैक्सन मॉडल में एक्सटर्नली कंट्रोल सिस्टम होता है और जर्मन मॉडल में इंटरनली होता है और जापानीज़ मॉडल में भी, मतलब ये जो जापानीज़ मॉडल है इसमें भी इंटरनल होता है। अकाउंटिंग सिस्टम की बात करूँ तो एंग्लो सैक्सन मॉडल में GAAP जिसको हम गैप बोलते हैं, यानी कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये सारे फॉलो किए जाते हैं। और जर्मन मॉडल की बात करूँ तो इसमें IFRS फॉलो किया जाता है। ये भी एक तरीके का है, इसको भी कुछ बोलते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम बोलते हैं इसको, हाँ ठीक है, ये फॉलो किया जाता है। जापानीज़ मॉडल की बात करूँ तो इसमें गैप और IFRS दोनों फॉलो किए जाते हैं। तो अब ये जो अमेरिकन सिस्टम है ये फ्री मार्केट के रोल पर ज़्यादा जोर देता है, इसमें ये सारी बातें हमें बताई गई हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।